एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल आरकेजीएस एकेडमी पर। आप लोगों को पता है जो मेरे चैनल से लोग जुड़े हुए हैं, उनको अच्छी तरह से मैं इस समय आईएएस, बीसीएस, आरओ, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ को टारगेट करके हिस्ट्री से और खासकर एंशिएंट हिस्ट्री से वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ आप लोगों को, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, कॉम्पिटिशन के दृष्टिकोण से बहुत ही आईएमपी हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों से बार-बार कहता हूँ कि आप मेरे जो वीडियोज़ हैं, इससे आप नोट्स बना लीजिए और नोट्स बना लेने के बाद आपको किसी अन्य नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और सिर्फ़ आप लोगों को एक काम करना होगा, और वो काम ये है कि आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देख डालिएगा, हल कर डालिएगा। फिलहाल मौर्य साम्राज्य की अध्ययन सामग्री में मैंने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और अशोक के अभिलेख को पूरी तरह से क्लियर करा दिया है। अब अशोक को पढ़ाने से पहले मैंने मेगास्थनीज को टारगेट किया हुआ है, क्योंकि मेगास्थनीज से, जो कि मौर्य साम्राज्य से काफ़ी महत्वपूर्ण, मतलब मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उसमें मेगास्थनीज की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इसको क्लियर करा के फिर अशोक पे चलूँ। तो चलिए शुरू कर देते हैं फिर से एक बार मेरे साथ, यानी कि राकेश सिंह के साथ मेगास्थनीज से महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री को। तो मेगास्थनीज यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पहले से ही हेडिंग डाल रखा है, मेगास्थनीज, ठीक है? तो यहाँ से सबसे पहला जो हमारा फैक्ट बनेगा कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया यूनानी राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो हमारा ऑप्शन होगा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और किसके राज दरबार में आया था? तो हमारा ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। संभवतः मेगास्थनीज ईसा पूर्व 304 से 299 ईस्वी के बीच कहाँ पर आया था? पाटलिपुत्र आया था, और पाटलिपुत्र की राजसभा में उपस्थित हुआ था, ठीक है? तो ये कहाँ पे आया था? तो पाटलिपुत्र, वहीं की राजसभा में उपस्थित हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। और 304 से 299 के बीच आया था। ये वाली जो डेट है, ये कंफर्म नहीं है। विद्वानों की धारणा है कि 304 से 299 के बीच कभी भी इसका समय हो सकता है, मतलब पाटलिपुत्र में उपस्थित होने का समय हो सकता है। भारत में रहकर उसने जो कुछ देखा सुना, उसने उसे इंडिका, उसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है? वनडे से लेकर टेस्ट एग्जाम में खूब पूछा गया है कि मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो हमारा ऑप्शन होगा इंडिका। उसने जो कुछ भारत में रह कर के देखा सुना, उसको किस पुस्तक में लिपिबद्ध किया? तो हमारा ऑप्शन होगा इंडिका में, ठीक है? अगला फैक्ट देखा जाए। वर्तमान में इंडिका अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, यानी कि वर्तमान में इंडिका अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। लेकिन इंडिका के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इंडिका अगर मूल रूप में नहीं है, लेकिन इसके कुछ अंश जो हैं, इसके कुछ अंश उद्धरण के रूप में, जो कुछ और यूनानी रोमन लेखक थे, जैसे कि स्ट्रैबो हो गया, प्लूटार्क हो गया, प्लिनी हो गया, एरियन हो गया, जस्टिन हो गया और डायोडोरस हो गया। तो ये जो लेखक है, यूनानी रोमन लेखक, इनके वर्णन में उदाहरण के रूप में इंडिका में जो कुछ भी ज़िक्र है, वो मिल जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इंडिका के अंश उद्धरण के रूप में किन यूनानी रोमन लेखकों के विवरण में मिलते हैं? तो इनका नाम हमको याद करके रखना होगा, बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्ट्रैबो, प्लूटार्क, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, डायोडोरस, सब ने इंडिका से कुछ न कुछ ग्रहण किया हुआ है। स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतः कपोल कल्पित बताया। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है खूब कि कौन सा यूनानी रोमन लेखक है जिसने मेगास्थनीज के वृत्तांत को एकदम कपोल कल्पित बताया है? तो हमारा ऑप्शन होगा स्ट्रैबो ने, ठीक है? अब अगला फैक्ट देखें। सर्वप्रथम डॉक्टर स्वानबेग, ये एक विद्वान हैं, इन्होंने कब 1846 ईस्वी में समस्त उद्धरणों को, यानी इंडिका के समस्त उद्धरणों को संग्रहित करके प्रकाशित किया था। तो इंडिका के जो समस्त उद्धरण हैं, उनको संग्रहित करके प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है? तो हमारा ऑप्शन होगा डॉक्टर स्वानबेग को। और कब? सन 1846 ईस्वी में। आईएमपी फैक्ट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले फैक्ट में देखें। 1891 ईस्वी में मैकिंडल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है? तो किसने इसका, इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो हमारा ऑप्शन होगा मैकिंडल ने किया था। और कब किया था? तो हमारा ऑप्शन होगा 1891 में। इन दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंसेज है। किसने इसको प्रकाशित करवाया? तो डॉक्टर स्वानबेग ने 1846 में। और किसने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो 1891 ईस्वी में मैकिंडल ने, ठीक है? दोनों को थोड़ा-सा कन्फर्म करके रखना होगा।
कुछ विद्वानों की अगर बात किया जाए तो कुछ विद्वान इंडिका को एक अन्य यूनानी लेखक एरियन की भी कृति मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इंडिका को एरियन की कृति मानते हैं, ना कि मेगास्थनीज की। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। वर्णन की अगर बात किया जाए तो मेगास्थनीज ने इंडिका में क्या क्या वर्णन किया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बनता है कि क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा है। तो पहले फाइट में देखा जाए, मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, ये भी आईएमपी है। कई यूनानी रोमन लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कह के पुकारा है। तो मेगास्थनीज ने, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त को क्या कहा था, तो हमारा ऑप्शन होगा सेंड्रोकोटस। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के चारों ओर सशस्त्र महिलाएं अंगरक्षक के रूप में रहती थी। ये केवल मेगास्थनीज ने वर्णन किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की अंगरक्षक कौन होती थी, तो हमारा ऑप्शन होगा महिलाएं होती थी। और किसने वर्णन किया है? मेगास्थनीज ने किया हुआ है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा नाम से संबोधित किया है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया है, तो हमारा ऑप्शन होगा पोलीब्रोथा के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, और उसने मेगास्थनीज का विस्तृत वर्णन भी किया है, और विस्तृत वर्णन करते हुए क्या बातें बताई हैं उसको हम आगे के फैक्ट में देखते हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को गंगा और सोन नदियों के तट पर स्थित बताया, यानी गंगा और सोन के संगम पर स्थित बताया है। किसको? पाटलिपुत्र को। ठीक है, तो इन दोनों नदियों का नाम हमको याद करके रखना होगा। और उसने पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर बताया था, किसको? पाटलिपुत्र को। आगे देखें, मेगास्थनीज के अनुसार शान शौकत और भव्यता में पाटलिपुत्र की तुलना सूसा एकबत्ना के राजमहल भी नहीं कर सकते थे। मेगास्थनीज लिखता है कि पाटलिपुत्र की भव्यता इतनी मतलब गजब की थी कि उसकी तुलना सूसा और एकबत्ना, जो रोम में स्थित राजमहल थे, उन वो भी राजमहल भी नहीं कर सकते थे। यानी कि जो पाटलिपुत्र था, वो भव्यता में कहा जाए या शान शौकत में कहा जाए, रोम के राजमहल से क्या था? काफ़ी आगे था। मेगास्थनीज के इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 6 समितियों द्वारा होता था। VIMP क्वेश्चन है। नगर प्रशासन का उल्लेख करते हुए मेगास्थनीज ने बोला था इंडिका में कि पाटलिपुत्र का जो नगर प्रशासन था वो 6 समितियों द्वारा होता था। कितनी समितियों द्वारा? 6 समितियों द्वारा। ठीक है, VIMP फैक्ट है। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? यानी कि 5 सदस्य होते थे। और अगर कुल सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो 6 समितियों में 5 सदस्य, यानी प्रत्येक समिति में 5 सदस्य, यानी 5 × 6 बराबर कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? तो हमारा ऑप्शन होगा 30। ठीक है, अब यहाँ समितियों से भी क्वेश्चन आता रहता है। प्रथम समिति कौन सी थी? शिल्पकला समिति थी, ये उसी से संबंधित देखरेख भी करती थी। दूसरी विदेश समिति थी, तीसरी जनसंख्या समिति थी, चौथी उद्योग व्यापार समिति थी, पांचवी वस्तु निरीक्षक समिति थी, छठवीं कर निरीक्षक समिति थी। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार बने हुए हैं बड़े एग्जाम में, PCS और IAS जैसे एग्जाम में, कि उनमें से किस समिति का उल्लेख उसने किया है या नहीं किया है, या ये जो समितियां हैं किनकी देखरेख करती थी। ठीक है, तो जिस समिति का जो नाम है उसी से संबंधित कार्य वो करती थी। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय यूनानी देवता, उसने अगर बात करें धर्म की, तो उसने भारतीय यूनानी देवता डियोनीसियस, ठीक है, और डियोनीसियस का मतलब क्या हुआ? शिव। डियोनीसियस शिव तथा हेराक्लीज का मतलब क्या हुआ? विष्णु। यानी कि वह कहता है, मेगास्थनीज कहता है कि भारतीय जो थे डियोनीसियस यानी शिव की, तथा हेराक्लीज यानी विष्णु की पूजा करते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि शिव को मेगास्थनीज ने क्या कहा है, तो हमारा ऑप्शन होगा डियोनीसियस कहा है, और विष्णु को क्या कहा है मेगास्थनीज ने, तो हमारा ऑप्शन होगा हेराक्लीज कहा है। मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को क्या बोला है, तो हमारा ऑप्शन होगा एस्ट्रोनोमोई कहा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नगर का प्रमुख अधिकारी मेगास्थनीज के अनुसार कौन था, तो हमारा ऑप्शन होगा एस्ट्रोनोमोई था। मेगास्थनीज ने जिले के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा? एग्रोनोमोई। तो यहाँ से डिफरेंसेज हमको याद कंफर्म करके रखना होगा कि जिले के अधिकारी को मेगास्थनीज एग्रोनोमोई कहता है, और नगर के प्रमुख अधिकारी को मेगास्थनीज एस्ट्रोनोमोई। अगले फैक्ट की तरफ देखा जाए, मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। ये भी VIMP फैक्ट है। मेगास्थनीज के अनुसार जो सैन्य प्रशासन होता था कितनी समितियों द्वारा किया जाता था, तो हमारा ऑप्शन होगा 6 समितियों द्वारा किया जाता था। और प्रत्येक समिति में, जैसे नगर प्रशासन में 5 सदस्य होते थे, यहाँ भी 5 सदस्य होते थे। यानी कि कुल कितने सदस्य हो गए, तो हमारा ऑप्शन होगा 30 सदस्य हो गए। अब यहाँ से खूब क्वेश्चन बना हुआ है कि प्रथम समिति किसकी देखरेख करती थी, तो प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था देखती थी। दूसरी समिति सामग्री, यातायात व रसद की व्यवस्था देखती थी। तीसरी समिति पैदल सैनिकों की देख करती थी। चौथी समिति अश्वारोही सेना की व्यवस्था करती थी। और 5वीं समिति जो होती थी ये गज सेना की व्यवस्था करती थी। और 6ठी समिति जो होती थी ये रथ सेना
की व्यवस्था करती थी। तो यहाँ से समितियों को और इनके कार्यों से सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 5वीं और 6वीं समिति किससे संबंधित थी? ये वन लाइनर और सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर भू राजस्व की बात करें तो मेगास्थनीज के अनुसार भू राजस्व 1/4 भाग लिया जाता था, यानी भू राजस्व कितना होता था? 1/4 होता था, जबकि कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने 1/6 बताया है। तो ये डिफरेंसेज है। चाणक्य के अनुसार भू राजस्व जो होता था वो 1/6 भाग लिया जाता था, लेकिन मेगास्थनीज के अनुसार 1/4 भाग लिया जाता था। मेगास्थनीज ने उत्तरापथ राजमार्ग का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने किस राजमार्ग का वर्णन किया? तो हमारा ऑप्शन होगा उत्तरापथ राजमार्ग का वर्णन किया है। और ये जो उत्तरापथ था किसको किसको जोड़ता था? तो ये सिंध को सोनारगांव से जोड़ता था, यानी कि सिंध को बंगाल से जोड़ता था। ये सोनारगांव बंगाल में पड़ता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है, ये सारे फैक्ट आईएमपी हैं। मेगास्थनीज ने सोने की खान का वर्णन किया। सोने की खान का वर्णन किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है। और उसने सोने की खान का वर्णन करते हुए बताया है कि चींटियों द्वारा सोने के बुरादों को खानों से बाहर निकाला जाता था। यानी कि इसने बताया था, मेगास्थनीज ने वर्णन किया था कि चींटियां क्या करती थी? सोने की खानों से सोने को बुरादे के रूप में बाहर लाती थी। ये भी आईएमपी फैक्ट है। मेगास्थनीज ने सोने की खान दर्दिस्तान का वर्णन किया है। दर्दिस्तान यानी कि ये कश्मीर को सोने की खान से संपन्न बताता है। ये भी आईएमपी फैक्ट है। दर्दिस्तान और कश्मीर दोनों याद करके रखना है। मेगास्थनीज ने भारत में 7 जातियों का वर्णन किया है। भी आईएमपी फैक्ट है। ये वर्णन मेगास्थनीज ने किया है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मेगास्थनीज ने भारत में कितनी जातियों का वर्णन किया है? हमारा ऑप्शन होगा 7 जातियों का वर्णन किया है। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि वो 7 जातियां कौन कौन सी है, तो आगे के फैक्ट में देख लेते हैं। अब मेगास्थनीज द्वारा जो 7 जातियों का वर्णन किया गया उसमें पहला उसने दार्शनिक बताया है, दूसरा उसने किसान, तीसरा उसने अहिर या ग्वाले जिनको कहते हैं, इनकी बात करी है उसने। चौथी जाति में कारीगर का वर्णन किया है, 5वीं में सैनिक का वर्णन किया है, 6ठी में निरीक्षक का वर्णन किया और 7वीं में सभासद का वर्णन किया है। तो यहाँ से खूब क्वेश्चन बने हुए हैं। कई बार पूछे गए हैं कि मेगास्थनीज द्वारा जो 7 जातियां वर्णित हैं उसमें से कौन सी शामिल है और कौन सी नहीं शामिल है। तो इन सातों जातियों का नाम आपको याद करके रखना होगा। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, मेगास्थनीज ने संख्या में, अगर संख्या की बात किया जाए तो संख्या में सर्वाधिक किस जाति को बताया है? तो हमारा ऑप्शन होगा किसानों की संख्या सर्वाधिक थी मेगास्थनीज के अनुसार। सैनिक दूसरे स्थान पे थे संख्या में। और सभासद जो थे ये जनसंख्या में सबसे कम थे। तो ये भी फैक्ट भी आईएमपी है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। मेगास्थनीज ने दास प्रथा का विवरण, मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जो कि सही नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि मेगास्थनीज भारत में, कई विद्वान कहते हैं कि भारत में जो दास थे उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, इसलिए मेगास्थनीज फर्क नहीं समझ पाया। ठीक है, जबकि कौटिल्य ने, चाणक्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। इसी प्रकार अन्य धर्म ग्रंथों में इस समय से संबंधित अनेक धर्म ग्रंथ हमको मिल जाते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के दासों का जिक्र हमको मिल जाता है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। ये भी मेगास्थनीज बोलता है। तो मेगास्थनीज के अनुसार तो भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, लेकिन जबकि ये सही बात नहीं है। क्योंकि हम लोग जब अभिलेखों की अगर बात करेंगे तो 2 अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं, एक शेहगौरा और एक महास्थान। ये 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं हमको। यहाँ से हमको क्या जिक्र मिलता है? यहाँ से अकाल के समय अनाजों को जनता में वितरित किए जाने का वर्णन प्राप्त होता है। तो मेगास्थनीज भले बोलता है कि अकाल नहीं पड़ते, लेकिन शेहगौरा और महास्थान, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ से अकाल के समय जनता को मतलब अन्न देने का वर्णन मिलता है? तो शेहगौरा और महास्थान अभिलेख से। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में लेखन कला का अभाव था। अब ये बिल्कुल एकदम भ्रामक विवरण है, गलत विवरण है। मेगास्थनीज कहता है कि भारत में लेखन कला का अभाव था, जो कि सही नहीं है, लेकिन मेगास्थनीज के अनुसार अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भ्रामक विवरण भी मेगास्थनीज के अनुसार हमको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये जो फैक्ट जो मैंने आपको उपलब्ध करवाया है, यहाँ से खूब क्वेश्चन बनते रहते हैं। और इन फैक्ट को आप पूरी तरह से अपने माइंड में फिट करके रखिएगा। ठीक है, फिलहाल एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़, नया विजिट कर रहे हो तो नए लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम से मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें मैं अशोक से जितने भी आईएमपी फैक्ट हैं
और उससे संबंधित जितनी भी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सबको क्लियर करा दूँगा। ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय।